हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, ये बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, आपने देखा है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने पूरा डायपोल का ओवरव्यू दे दिया था और डायपोल की कहानी मैंने वहाँ पर ख़त्म कर दी थी, ठीक है। डायपोल मूवमेंट की कहानी ख़त्म कर दी थी वहाँ पर, अभी डायपोल की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि अगली कहानी, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा दावा है कि यहाँ पर आपको जो ये लेक्चर मैं कराने वाला हूँ, यहाँ से 3 to 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में डन है। एवरी ईयर डेरिवेशन पूछा जाता है यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। अब ढंग से समझ लो इसको, ठीक है। तो इस बार एमसीक्यू पैटर्न भी आएगा, तो यहीं से उस डेरिवेशन से ही एमसीक्यू भी बनेंगे, वहीं से आपके उसके रिजल्ट से ही एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो रहेगा, ये सिंपल है, ठीक है। चाहे पैटर्न कितना भी बदल जाए, इट डजंट मैटर। अगर एक टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है तो बेटा वो टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है, इट डजंट मैटर वेदर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो अब मैं आपको कराने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि लास्ट तक देखने के बाद अगर आप ये कहो कि मुझे इस वीडियो से कुछ मिला है, ठीक है, तो उसको शेयर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, जरा करते हैं शुरू। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं यहां पर बिल्कुल जीरो से पूरी कहानी को समेट के लाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कि ये एक ही लेक्चर में खत्म होता है या फिर इसके लिए एक और लेक्चर लाना पड़ेगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं तक तो हम लेके चल रहे हैं, इसको पूरा समेटना है, एकदम छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। सो शुरू करते हैं जरा कहानी को, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू डायपोल। देखिए, सो अब बेटा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये डायपोल है, ये मेरे पास एक डायपोल हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 चार्जेस के सिस्टम वाले डायपोल की बात कर रहा हूं मैं, 3, 4, 5 चार्जेस का भी निकलवाऊंगा, उसके लिए क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2, 4, 3, 5 नंबर ऑफ चार्जेस लेकर और उसके लिए उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाऊंगा, ठीक है। सो उसकी टेंशन मत लो आप। तो 2 चार्जेस है मेरे पास, ये डायपोल बन रहा है, आप देख रहे हो। अब इसके सराउंडिंग में भाई क्या करेगा, ये भी चार्ज अपना फील्ड डेवलप करेगा और ये चार्ज भी अपना फील्ड डेवलप करेगा। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड हो जाएगा, एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और हम वही कोशिश करने जा रहे हैं, उसी फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा मेरे पास 3 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से जरा समझो। पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है कि एट एक्सियल पॉइंट, पहला पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है, इसको रफ करते हैं, ये मजा नहीं आ रहा, रफ कर दो इसको, है ना। अब क्लियर। तो बेटा पहला पॉइंट हो गया मेरा एक्सियल पॉइंट। देखिए जरा बताऊंगा, अभी बिल्कुल बने रहो, एक्सियल पॉइंट बताऊंगा क्या है। दूसरा पॉइंट हो जाता है बेटा मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाता है, आप मैंने बोला ना 3 पॉइंट है, तीनों को सुनना है। एट जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसकी कहानी तो इतनी मजेदार है कि जनरल चीजें पढ़ना बहुत इंटरेस्ट आता है ना, जनरल चीजें पढ़ाने में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आप एक बार किसी चीज की जनरलाइजेशन फॉर्म समझ जाओ तो आपके लिए क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरलाइजेशन तो पढ़ते ही नहीं है, एक फॉर्मूला निकाल लिया और बस उसको उसी को करना सीख गए, बस कहानी खत्म। अरे भाई, इस फॉर्मूले में मल्टीपल वेरिएशंस कर दिए जाएं, डिफरेंट तरीके से वेरी करा दी जाए चीजें,
तब आप इसको कैसे मैनिपुलेट करोगे, ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही तो जानते नहीं हो आप लोग, यही तो आप लोग जानते नहीं हो, ठीक है। अगर ये जान लो ना तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, बस छोड़ दिया, जी हो गया खत्म, कहानी होगी पूरी। नहीं बेटा, ऐसे कहानी नहीं होती पूरी। कहानी पूरी जब होती है जब आप एक फॉर्मूला निकालो और फिर उसमें वेरिएशंस करो कि भाई अच्छा इस वाले पॉइंट पर मैंने ये फील्ड निकाला तो इस वाले पे क्या होगा, इस वाले पे कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। आप सारी पॉसिबिलिटी उसकी कर लो ना एक बार, और जब सारी पॉसिबिलिटी कर लोगे ना तो जेई छोड़ो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो हम यहाँ एक भी पॉसिबिलिटी छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हम सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर करने वाले हैं। देखो तो पहला पॉइंट क्या है सर, पहला पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा पॉइंट जनरल पॉइंट। अब पहले पॉइंट्स को ही समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला ये तो मेरा डायपोल है, जीएस बिल्कुल डायपोल है। तो अगर ये डायपोल है तो सर ये एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा। आ गया ना माइंड में क्वेश्चन, आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है, बेकार पढ़ने में कोई फायदा नहीं है ना, आना चाहिए माइंड में क्वेश्चन। अगर ये नहीं आया कि सर ये एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा, और अगर ये आ गया तो फिर समझ लो कि आप सीख रहे हो, आपके अंदर जिज्ञासा है सीखने की, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये एक्सियल पॉइंट जो है ना, ये एक्सियल पॉइंट इसकी एक्सिस पर कहीं भी होगा, एनीवेयर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। ये जो लाइन है ना, ये दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को ही एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। तो इस एक्सिस पर कहीं भी, एनीवेयर, अगर आप एक पॉइंट लेते हो ना, यही तो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, इतना भी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, यही तो पॉइंट मेरा क्या है, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा यहां अगर मैंने ले लिया या फिर कहीं यहां ले लिया तो ये मेरे पॉइंट्स क्या हो गए, ये मेरे पॉइंट्स दोनों ही एक्सियल हो गए, ठीक है। आ जाते हैं जरा दूसरे पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो बेटा इक्वेटोरियल की कहानी को समझ लो। इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इस डायपोल के एग्जैक्टली मिड पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर। समझना बात को, डायपोल के मिड पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर, ऊपर या नीचे कहीं भी। ये डायपोल है, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है और नीचे भी हो सकता है। ये मेरा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं भी, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, एनीवेयर if that line is passed through the midpoint of this dipole and also it is perpendicular to the axis of the dipole, ठीक। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि सर ये तो हमने पढ़ा एक्सियल पॉइंट, ये मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो अगर कहीं इधर पॉइंट दे दिया जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं फील्ड कैसे निकालूंगा, ये तो कहानी फंस जाएगी ना। फिर अगर मैं आपको दो ही चीजें पढ़ा दूं कि भाई इक्वेटोरियल और एक्सियल हमारा ये हो गया, बस यही कहानी खत्म कर दी जाए, तो फिर ये जो पॉइंट्स यहां कहीं आपको दे दिए जाए पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स पर फील्ड कैसे निकालोगे, अधूरी कहानी रह जाएगी, ठीक है। और अधूरा कुछ नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है मुझे भी, ठीक है, सब कुछ करना है, सब कुछ। एक सिंगल मिस्टेक, एक सिंगल पॉइंट मुझे नहीं देना है एग्जामिनर को कि जहां से आपका क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो आप सोचोगे इन पॉइंट्स को कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा एक तीसरा पॉइंट कर रखा मैंने यहां पर, जनरल पॉइंट। ये वही पॉइंट है जो इन दोनों के अलावा होगा, मतलब कहीं भी, दिस जनरल, इसका नाम ही जनरल है, ठीक है। जनरल का मतलब एनीवेयर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, फाइन। तो ये मैंने पॉइंट्स बताए। अब जरा स्टार्ट करते हैं एक्सियल पॉइंट की कहानी, और एक्सियल को फटाफट से ड्राइव करते हैं हम। तो देखो जरा, फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कैसे निकालेंगे। सो
लेट मी सपोज कि मेरे पास एक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज यहां है, प्लस क्यू चार्ज यहां है, ये एज्यूम कर लिया मैंने। एक्सियल पॉइंट मैंने आपको बता दिया कहीं इसकी एक्सिस पर होगा, मान लो यहां पर है, और मैंने इसका एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि भाई ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट मेरा कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा मिड पॉइंट है O डायपोल का। मैं इसकी लेंथ टोटल कुछ 2a मान लेता हूं, जिससे कि आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मिड पॉइंट इधर डिवाइड करेंगे तो ये a हो जाएगा, अदरवाइज a मानता तो a/2 हो जाता। तो थोड़ा सा वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है, तो मैंने इसको 2a मान लिया। अब यहाँ पर a हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली हो जाएगा ये, राइट। तो अब इतनी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तो बेटा यही है ना कि इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, और ये फील्ड आप निकालोगे कैसे, ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड at that point because of these charges। ये जो दोनों चार्जेस आप देख रहे हो, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में बनेगा, ये पहले फाइंड आउट को पहला स्टेप है, ये ध्यान से समझना। तो बेटा मैं अगर बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर आएगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर ये तो आपने बताया था मुझे, पॉजिटिव वाला फील्ड जो होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा तो ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अगर ये अवे फ्रॉम द चार्ज है तो फिर नेगेटिव वाला कहां होगा, तो नेगेटिव वाला कहां हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां हो गया, टुवर्ड्स द चार्ज हो गया। तो इसको मैंने E प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको मैंने E माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये मेरा पॉइंट था, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ना, दिखे अच्छे से दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, अब मैंने पॉइंट भी लेट कर लिया, उस पर मैंने फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल ली, डिस्टेंस भी पता चल गया, सब कुछ आ गया मेरे पास। तो अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकालना है, दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकालना है, एंड देन क्या कर देना है, देन आपको उनका वेक्टर सम कर देना है। दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल के उनका क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। तो कर लेते हैं जरा वेक्टर सम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज, अच्छा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो आप जानते हो कहां होगी, माइनस से प्लस ये होगी, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म ना लेके मैं स्केलर फॉर्म में चलता हूं, इसको है ना, स्केलर फॉर्म में लेके चलता हूं, लास्ट में मैं वेक्टर यूज कर लूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है। वेक्टर में थोड़ी सी क्या है कि आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा साथ के साथ। अगर आप स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में चलोगे तो वहां डायरेक्शन को आपको ध्यान में नहीं रखना, जस्ट वैल्यू को आप समझो, और लास्ट में आके फाइनली हम क्या कर लेंगे, फिर डायरेक्शन पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, दैट विल बी E प्लस, एंड दिस E प्लस विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज ही तो है, पॉइंट चार्ज अगर है तो KQ अपॉन R स्क्वायर लगेगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो भाई प्लस चार्ज कहाँ है, ये रहा दिस। अब यहां से इतनी डिस्टेंस क्या है, तो सर इतनी डिस्टेंस जो है ना, ये है मेरी R माइनस A। क्यों है ये R माइनस A, क्योंकि ये R है ना और ये A है, तो इसमें से इसको तो माइनस करोगे तभी तो ये मिलेगी, तो ये हो गई R माइनस A। इसका मतलब R स्क्वायर का मतलब हो गया R माइनस A का स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। देखते हैं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर मैंने इसको E माइनस से रिप्रेजेंट किया तो बेटा ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस बार यहां से डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ध्यान रखना। तो ये r तो इतनी है, a एक्स्ट्रा है, इट मींस ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज आ गई सामने, डायरेक्शन में ले ही नहीं रहा, कहीं भी हो हमें उससे क्या लेना हो, ठीक है। मैं अभी यहां देखूंगा ना, यहां डायग्राम से मुझे दिख रही है, ठीक है। नाउ द नेट फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकलेगा। तो एज वी हैव सीन फ्रॉम द डायग्राम और फ्रॉम द फिगर, बोथ द फील्ड आर अपोजिट, बोथ द फील्ड आर अपोजिट, हेंस उनका जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आएगा, दोनों माइनस हो जाए, एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा। सो यहां लिख दो, एज वी हैव सीन फ्रॉम द फिगर that the direction of E plus and E minus is opposite, hence net field is given as, net field is given as क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, बेटा आप ध्यान से देखो, अपोजिट फील्ड है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। किस में से कौन माइनस हो जाएगा, तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वाली को माइनस कर दो, खत्म कहानी। अब कह रहे हो सर बड़ी छोटी का कैसे पता लगाऊंगा, तो बड़ी छोटी का पता लगाना कितना कोई बड़ा काम है क्या, ये सिंपल सी बात है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी है, जिसकी वैल्यू कम है वो क्या है, छोटी है। तो वैल्यू कम किसकी है ये कैसे देखोगे, इसकी यहां देख लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, के क्यू दोनों में तो सेम है ना। के क्यू देखो आप, इसका न्यूमरेटर देखोगे तो दोनों में सेम है, सारी कहानी तो डिनोमिनेटर के साथ है। यहाँ r प्लस ए है और यहाँ r माइनस ए है, तो बेटा आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो बड़ा किसका है, ये रहा। इसका मतलब ये E माइनस, ये E माइनस क्या है, छोटा फील्ड है, कम वैल्यू का फील्ड है, स्मॉल फील्ड है ये। और E प्लस क्या है, ये बड़ा फील्ड है। क्यों, क्योंकि R माइनस है, और होना भी चाहिए यार, E प्लस इस पॉइंट के पास में है ना, ये प्लस क्यू चार्ज इसके पास में है तो ज्यादा फील्ड डेवलप करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो पढ़ चुके हो आप, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, फील्ड धीरे धीरे कम होता है। तो अगर आप पॉइंट चार्ज से, हमारे चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो फील्ड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, यहां कम हो जाएगा फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E प्लस में से E माइनस को माइनस कर दो, E प्लस में से E माइनस को माइनस कर दो, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, इधर मैं रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लो। सो नाउ आई एम इरेजिंग दैट पार्ट, ठीक है। अब देखो, तो भाई इतनी कहानी अगर आपको समझ आ गई है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, यहां वैल्यू पुट करनी है बस। तो देखो जरा, E कितना आ जाएगा मेरा, E प्लस क्या था, E प्लस था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E माइनस क्या था, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिलेगा जरा देखिए, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू में बाहर के क्यू में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, के क्यू मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये टर्म यहाँ आएगी, मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्लियर हो गया। होल स्क्वायर ओपन कर दो फटाफट से, देखिए जरा क्या आ रहा है। के क्यू मैंने इधर ले लिया, अब यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा और साथ में माइनस भी अंदर ले जाऊंगा, तो ध्यान से समझना बात को, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2RA अपॉन
नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये चला जाएगा। देखो सब तो कट गया, कुछ बचा ही नहीं है, 2RA बचा है, तो 2RA और 2RA 4RA हो गया। तो ये हो गया KQ एंड दिस इज व्हाट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कटने वाली चीज में बहुत मजा आता है, देखो कितनी जल्दी से इतना लंबा एक्सप्रेशन छोटा सा रह गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, के तो बाहर रहने दो, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना ही नहीं। Q को अंदर ले जाऊं और मैं इसको लिख देता हूं Q इंटू 2A एक साथ। उसका रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों लिख दिया मैंने, आप समझ भी गए होगे शायद, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनको ढंग से देखा है तो। ठीक है, Q इंटू 2A क्या है, ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाई बीच का डिस्टेंस है ये, और ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाई बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है डायपोल मोमेंट। तो यहां से आप देखो क्या मिलेगा आपको, यहां से जो मिलने वाला है Q इंटू 2A की जगह क्या रखूंगा मैं, Q इंटू 2A की जगह क्या रखूंगा, P इंटू 2R, तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरी कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आ गया। अब इसको आप ये देख लो कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में भी लेके आना है। ठीक है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इसको नोट कर लो आप। एंड अब मैं क्या करूंगा, ये तो एक्चुअल में जो जब इसके बीच का डिस्टेंस 2A था तब ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन अंडर द स्मॉल अप्रोक्सीमेशन अगर आप जाओगे तो क्या होगा, मीन्स क्या है इसका, कि अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई आइडियल डायपोल क्या है, आइडियल डायपोल हमारा होता है जिसमें चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत कम हो। तो अगर मैं आइडियल डायपोल की बात करूं या फिर अंडर द स्मॉल अप्रोक्सीमेशन इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करूं तो क्या मिलेगा, अंडर द स्मॉल अप्रोक्सीमेशन अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा तो स्मॉल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि बेटा ये डायपोल मेरा छोटा होना चाहिए। इट मीन्स ए मेरा क्या होगा, आर से छोटा होगा। ठीक है, और अगर ए मेरा आर से छोटा है, हेंस ए स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर से, और अगर ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर से छोटा हो गया देन क्या करेंगे, देन ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। तो अब अंडर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें, ये तो हो गया रियल में, एक्चुअल में इस केस में फॉर्मूला क्या आ गया, ये है। लेकिन अगर मैं अंडर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन जाऊंगा, अंडर स्मॉल अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है कि मैं आइडियल डायपोल की बात कर रहा हूं यहां पर, आइडियल डायपोल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो आइडियल डायपोल के केस में क्या होगा, ए मेरा बहुत छोटा हो जाएगा आर से, ए मेरा आर से छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर से काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, एंड हेंस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। और जब ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो देखो जरा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये फॉर्मूला मेरा बनेगा, देखिए जरा, तो ये फॉर्मूला क्या कन्वर्ट होके आएगा आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा E axial is equals to 2KPR अपॉन, देखो ए स्क्वायर तो चला गया क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो हो जाएगा ये, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर का पावर 4, और ये आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या मिला, 2KP अपॉन आर क्यूब। ये मुझे मिल गया क्या, ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अगर मैंने इस डायपोल को आइडियल ट्रीट किया है, मतलब मेरा डायपोल बहुत छोटा है,
इन दैट केस मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2kp/r³। ठीक, और एक्सियल के केस में क्या हो जाएगा मेरा फील्ड, जब आपने नॉर्मल डायपोल एज्यूम किया हुआ है तब आपके पास ये है, जिसको हम रियल भी बोल सकते हैं कि भाई उसकी कुछ लेंथ होगी। ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं कर सकते कि वो नेग्लेक्ट हो जाए, बट यहां हमने इस तरह से किया है कि नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। तो मैं आपको बता रहा हूं ये वेक्टर फॉर्म आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखो वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म। नाउ इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे ले जाओगे, तो पहले हम उस फॉर्मूले को, ये वाला सिंपल केस है, ये इसको ले जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। कैसे ले जाओगे जरा देखो, आइडियल वाला केस ले जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में पहले, है ना। तो क्या करोगे, आप देखो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो भाई, ये वाली वैल्यू में से ये वाला माइनस किया था मैंने, ये प्लस की वैल्यू में से ई प्लस में से ई माइनस किया था। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बचा होगा ये, या फिर ये दोनों वैल्यू इसकी बची है, और अगर इसकी बची है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में मेरा डायपोल मोमेंट भी है। इट मींस अगर मुझे इसमें मुझे वेक्टर फॉर्म लगानी है तो ई एक्सियल मेरा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देख लो। इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, 2 तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, p के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है pk ही अलोंग मेरा e है, तो सीधा सीधा आप p के ऊपर वेक्टर डाल दो और कहानी खत्म हो जाएगी। ये बन गई वेक्टर फॉर्म इसकी। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मेरा p है उसी डायरेक्शन में मेरा e भी है। ठीक है, तो ये यहां आपने क्या किया, सिंपल बना दिया। अब कहानी शुरू होती है कि इस वाले पर वेक्टर कैसे लगाओगे। इस वाले फॉर्मूले पर वेक्टर अगर लगाने को बोल दिया जाए कि इसमें वेक्टर आप लगाओ, तो कैसे लगाओगे यहां पर। डायरेक्शन तो वही है ना, डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन वही है, देन हाउ टू पुट द वेक्टर इन दैट फॉर्मूला। तो बेटा यहां पर ध्यान से समझना, क्यों यहां दिक्कत क्यों आती है वेक्टर लगाने में। तो देखो जरा, दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि यहां पर P भी हमारा वेक्टर है और R भी वेक्टर है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर में लिखते हो तो क्या लिखा जाएगा, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई 2 इधर वेक्टर अगर लगा दिया तो 2k तो चलो कांस्टेंट हो गया, इस पर तो लगेगा ही नहीं। अब p भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है, नीचे भी चलो उसको हटा दिया, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ये। लेकिन ये दोनों ही वेक्टर हैं, तो क्या दोनों के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, और अगर दोनों के ऊपर वेक्टर लग गया तो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट बन जाएगा वो। अगर दोनों के ऊपर वेक्टर लग गया तो बेटा ये P और R का प्रोडक्ट बन गया। और आपने वेक्टर में पढ़ा था P और R या किसी भी 2 वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा 2 तरीके से होता है। कौन सा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्वेश्चन इज दैट। भाई जब 2 वेक्टर हैं, R पोजीशन वेक्टर है तो वहां भी वेक्टर लगना है, P के ऊपर भी वेक्टर लगना है। तो जब दोनों वेक्टर हैं और दोनों प्रोडक्ट में है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या ये डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसको भी तो समझना है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 90% बच्चे नहीं जानते हैं कि इस वाले फॉर्म में वेक्टर कैसे लगाना है। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है जिनको पता होता है कि इस वाली फॉर्म में तो वेक्टर कोई भी लगा देगा, बहुत ईजी है। लेकिन यहां वेक्टर कैसे लगाया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसको समझते हैं जरा। भाई अगर मान लो मैं दोनों पॉसिबिलिटी मान लेता हूं कि मैंने दोनों पर वेक्टर लगा दिया। अब नंबर से समझेंगे दोनों पॉसिबिलिटी को। देखिए, अगर मैंने दोनों वेक्टर तो दोनों पर लगाना, ये तो पता ही है मुझे। ठीक है, तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैंने P और R पर वेक्टर लगा दिया, तो या तो ये बनेगा P डॉट R या ये बनना चाहिए P क्रॉस R, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। तो या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा ये, फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले को पहले डील करूं, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा या ये
वेक्टर जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पी आर साइन थीटा, लिख सकते हो कि नहीं, पी आर साइन थीटा। एन कैप भी आएगा, कुछ डायरेक्शन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म की। तो बेटा इस P क्रॉस R को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, यस, आपको बोलो कि लिख सकते हैं। अब यहां अगर थीटा है तो ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, P एंड R वेक्टर। और बेटा यहां देखना जरा, R वेक्टर भी मेरा इधर ही डिफाइंड है। आप कहोगे सर नहीं ऐसा डिफाइंड हो सकता है, ये तो मैं तो P से इधर की तरफ डिफाइन कर लो ना, डिफाइन क्या दिक्कत है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है आपके पास, या तो ये हमारा P की तरफ डिफाइंड हो जाएगा या फिर आप P से दूसरी तरफ अपोजिट ले लो, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारा इधर ऐसे डिफाइंड है, तो इधर ही मेरा डायपोल मोमेंट भी है, दिस, यही मेरा R वेक्टर है और यही मेरा डायपोल मोमेंट भी है। तो जब ये वाले केस बन जाएंगे तो थीटा मेरा हो जाएगा 0, और अगर थीटा 0 हो गया तो बेटा एक्सियल पॉइंट पर यहां जब आप ये क्रॉस लगा दोगे, अगर क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर ये 0 आ गया तो अल्टीमेटली इस फील्ड की वैल्यू क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, मतलब इस पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाएगा, जबकि फील्ड 0 है ही नहीं। आप देख रहे हो 0 है कोई फील्ड, ठीक है, ये तो वैल्यू दिख रही है आपको, ये 0 कहां है। इट मींस आप ये क्रॉस तो लगा ही नहीं सकते, क्रॉस प्रोडक्ट तो लगा ही नहीं सकते, तो फिर क्या लगाओगे, तो अब तो डॉट का ही ऑप्शन बचा है, डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए। समझ लेते हैं जरा इसको भी, क्या डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए, क्या इससे कोई वैल्यू चेंज होगी, क्या डायरेक्शन चेंज होगी, समझ लेते हैं इसको भी। देखो अगर मैंने यहां डॉट प्रोडक्ट लगाया, अगर मैंने यहां डॉट प्रोडक्ट लगाया तो क्या मिलेगा मुझे भाई, डॉट प्रोडक्ट लगाने से क्या मिलेगा तुम्हें, पी आर कॉस थीटा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, पी आर कॉस थीटा मिलेगा। थीटा हमारा 0 है तो क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड मिल रहा है वही जो पहले था। अगर मैं वेक्टर यहां नहीं लगाऊंगा तो यही तो है ना, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मेरा थीटा 0 है, अगर मेरा थीटा 0 है, इट मींस क्या होगा, यहां रखोगे तो बेटा ये p डॉट आर मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे पी आर के ही बराबर देगा वैल्यू, पी आर के ही बराबर देगा वैल्यू। इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, p डॉट आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p डॉट आर, ठीक है। इट मींस इसका जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस वाले का वेक्टर फॉर्म आप क्या लिखोगे, इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे आप, ई एक्सियल का वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। ये मेरा वेक्टर फॉर्म है, क्लियर। या फिर इसको भी जब आप ये तो जेन्युइन फॉर्म हो गया हमारा, एक्चुअल जो बेहतरीन फॉर्म है। कुछ बच्चे इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे कि सर हम तो आर पे भी वेक्टर नहीं लगा रहे, पी पे भी वेक्टर नहीं लगा रहे, हम सिर्फ वहां पी कैप ले आते हैं, बस कहानी खत्म। तो वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक ऑप्शन है। क्या कर रहे हो आप कहोगे सर मैं तो पी कैप ले आता हूं, यहां पे बात खत्म। यस इट इज फाइन, यू कैन टेक पी कैप। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो पी के ही अलोंग है ना, तो ये भी पॉसिबल है। बट ये आप इसको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला बुक में कहीं, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के देख लेना, मिलेगा नहीं, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म तो कोई भी लगा देगा, इसका वेक्टर फॉर्म सबके बस का काम नहीं है, हर बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कुछ तो आपको ऐसा मिले जो आपको जो है
बाकी बच्चों से ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको इसका वेक्टर फॉर्म बता दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी कहानी देखी एक्सियल पॉइंट की पूरी, और अभी मेरे पास डायपोल खत्म नहीं हुआ, एक्सियल करा दिया मैंने। ठीक है, डायपोल का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था लास्ट 2 लेक्चर्स में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊँगा उसमें क्या कराऊँगा, मैं एक आपको इक्वेटोरियल पॉइंट कराऊँगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाऊँगा, एंड दूसरा मैं आपको जनरल पॉइंट की बात करूँगा, और ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे कि ये किस तरह से किसी भी पॉइंट के लिए मुझे फील्ड देगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आप एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो और इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, वेक्टर फॉर्म वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सो इस लेक्चर में हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।